बात उन राजनेताओं से करा रहा हूं जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरी दुनिया देती है सर। पहला, माणिक सरकार, त्रिपुरा। 1998 से 2018 तक 20 साल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे सर। और आज भी सर उनका खुद का कोई घर नहीं है, खुद की कोई लैंड नहीं है, परदादा का एक मकान में रहते हैं। उनकी पत्नी आज भी रिक्शा में चलती है। 2018 में उनका बैंक बैलेंस था सिर्फ 2400 रुपया। चीफ मिनिस्टर की जो तनख्वाह आती है 26,000, उसमें भी वो डोनेशन कर देते थे और सिर्फ 10,000 रुपये में घर चलाते थे। माणिक सरकार के लिए कहा जाता था कि दुनिया के, भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कोई है तो वो है माणिक सरकार, जो त्रिपुरा के रहे और 20 साल सीपीआईएम से थे। साहब, दुनिया उनको सलाम करती है, लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं। ऐसे माणिक सरकार को हम नमन करते हैं। दूसरे, बीजेपी के गोवा के 4 बार के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, पहले आईआईटीएन सर, फर्स्ट आईआईटीएन चीफ मिनिस्टर। आप सोचिए कैसा व्यक्ति सर, चप्पल पहन के विधानसभा जाता था, स्कूटर चलाता था। वो व्यक्ति कैसा रहा होगा सर, जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो ऑटो में आए थे सर। और उन व्यक्ति की एक किस्सा आता है सर कि जब आर्मी में कुछ खास तरह के जूते जो टेरेन जगहों पे यूज किए जाते हैं, वहां 25,000 रुपये में इजराइल से लाए जाते थे। तो वो उसके डीप में गए कि भाई ये जूते बनते कहाँ हैं, तब उनको मालूम पड़ा कि ये जूते तो कानपुर में ही बनते हैं। तो कानपुर की पार्टी को इन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि साहब हम डिफेंस में देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तब उनको बोला कि भाई आप कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। वो 25,000 के जूते उन्होंने 2200 रुपये में आर्मी को दिलाए थे। और पूरा जीवन है ना सर, मनोहर पर्रिकर का ऐसा था सर कि एक बार तो 5 स्टार में वो खुद मीटिंग के लिए जा रहे हैं, दरबार ने अंदर जाने से मना कर दिया कि ये चप्पल पहना हुआ व्यक्ति कौन है। इतने साधारण व्यक्ति रहते थे और देश ने साहब उनको मृत्यु उपरांत पद्म भूषण से नवाजा। ऐसे पर्रिकर साहब को हम नमन करते सर। तीसरा, के कामराज, जो तमिलनाडु के कांग्रेस के रहे और उनके सुन के आप ताज्जुब करेंगे, वो देश का उनको पहला किंग मेकर कहा जाता था। वो चाहते तो नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर साहब उन्होंने देश को 2 प्राइम मिनिस्टर दिए, पहला लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा इंदिरा जी। और वो व्यक्ति कैसे थे सर, ये जो आज तमिलनाडु में लिटरेसी का रेट, पढ़ाई का रेट ऊंचा होने का कारण, वो जब चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने पता किया, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान में पहला स्टेट तमिलनाडु था कि हर गांव में स्कूल खोलने वाले व्यक्ति थे कामराज। और ये जो मिड डे मील का स्कीम है ना, वो कामराज जी ने लागू किया था सर। और वो व्यक्ति कितना महान रहा होगा सर। जब उनकी मृत्यु हुई, उनके बैंक अकाउंट में 101 रुपया था और 2 धोती थी। उनकी मदर एक बार पानी लाती थी तो कोई ऑफिसर ने उनके घर के बाद टैप लगवा दिया। तब उन्होंने बोला कि पूरी देश की माओं के लिए आप टैप लगवा सकते हो, तो ही मेरी माँ के घर के बाहर टैप लगवाना। ऐसे महान व्यक्ति, उनको मरणोपरांत भारत ने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो हम के कामराज जी को भी सलाम करते सर। चौथे, बीजेपी के करिया मुंडा, 8 बार एमपी सर, 8 टाइम्स एमपी, 2 बार एमएलए, जो आदमी कोयला मंत्री रहे, जो डिप्यूटी स्पीकर रहे, और वो व्यक्ति आज भी एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी बेटी शिक्षिका है, आज भी आम बेचती है सर। और 73 साल के थे ना, तब तक तो वो होल जोते थे साहब। ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान में आज भी है ना सर, कई राजनेता ऐसे हैं सर जो बहुत ही ईमानदार है। इसलिए इस व्यवस्था भारत की डेमोक्रेसी को सलाम कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, देश में कई नेता ऐसे भी हुए हैं जिनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी कायम है। इन नेताओं में 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा, प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार, केंद्रीय मंत्री रहे कामराज आदि शामिल हैं, जिनकी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति शंकाओं से परे रही है। ऐसे नेताओं को डिवाइन मिरर हिंदी चैनल का नमन। वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा रहा है, जिसके लिए भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। लेकिन भाजपा के कुछ सहयोगी दल इस विधेयक को लेकर संशय में है, जिनमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, अजित पवार की एनसीपी ने अपना रुख
अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। दिल्ली दंगे में दिल्ली के कानून मंत्री ही फंस गए हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के विरुद्ध आज दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला फरवरी 2020 का है। इससे कानून मंत्री कपिल मिश्रा की कुर्सी को भी आंच आ सकती है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा प्रत्याशी को वोट देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनके साथ विधायक राकेश सिंह व विधायक विनोद चतुर्वेदी भी शामिल रहे। देश भर की जिला अदालतों में लंबित मुकदमों के भारी बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय देश में 785 सायंकालीन अदालतों के गठन की कार्रवाई योजना तैयार कर रहा है। ये अदालतें सभी कार्य दिवसों में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक साधारण आपराधिक मामले, मामूली संपत्ति विवाद मामले व चेक डिसऑनर से संबंधित केसों की सुनवाई करेगी। इन अदालतों में 3 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त हुए जिला जज को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 12 अशुवंशीय पशुओं, घोड़े व खच्चरों में एक्वाइन एन्ज़ोफ्लूएंजा की पुष्टि होने पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। यह जानकारी स्वयं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देते हुए बताया कि 4 धाम यात्रा के मद्देनजर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 अप्रैल की शाम रुड़की में गंगा आरती में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे मीडिया से भी रूबरू होंगे। ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग द्वारा एक राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर में 1 मई से 5 मई तक के लिए किया जा रहा है। माउंट आबू में हो रहे इस आयोजन में देश भर से पत्रकार और साहित्यकार तथा लेखक भाग लेंगे। मीडिया समन्वयक बीके शांतनु भाई ने बताया कि ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देना है। साथ ही राजयोग का अभ्यास पत्रकारों को कराकर उनको तनाव मुक्त करना भी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य है। और अंत में देखिए, भूकंप के समय एक अस्पताल में नर्सों द्वारा किस तरह से अपनी जान पर खेलकर मासूम नवजात बच्चों को बचाया गया। एक प्रेरक रिपोर्ट। न दुख देना न दुख लेना। दुख देने वाले कितनी भी ट्रायल करे आपको दुखी करने की, आप उसको दुख लो मत। हम उसके बदले में जो मुझे भगवान से दुआएं मिल रही है उसको दुआ मिल जाए। तो दुख लेना किसका काम है, दुख देना किसका काम है। हम वो इंसान नहीं रहेंगे जो दुख देवे तो किसके दिल से मेरे लिए बद्दुआ निकले। भले आज शांत करेंगे, कोई न कोई समय किसी न किसी मुझे दुख देने का प्लान सोचेगा। न भी प्लान बनावे, किसी न किसी तरह से मेरे कहाँ न कहाँ से मैंने जो दुख दिया उसका मुझे भोगना पड़ेगा। ये समझ जाओ। आजकल इसका अंधकार बहुत है। इस अंधकार को मिटाओ। स्वार्थ के कारण या ईर्ष्या के कारण किसी को दुख देने में इतने बड़ी दिल वाले पता नहीं पड़ता है। कारण सुनेंगे ये ऐसा था तब सुनाया, ये ऐसा था तब किया, फौरन बताएंगे। ये इतनी जागृति आनी चाहिए मैं किसको दुख न दूं।